मेंस में सबसे जैसे आपको पता है कि मेंस में आपके होता है एक 7 पेपर होते हैं। पहला होता है एसए का, फिर 4 जीएस के पेपर होते हैं, फिर 2 आपके होते हैं ऑप्शनल के पेपर, और एक होता है इंग्लिश और हिंदी जो होते हैं क्वालिफाइंग। तो आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको एक ऑप्शनल की, सारे जीएस के जो पेपर हैं उनकी, और एक एसए की। तो हम लाइन वाइज लाइन चलते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आता है एसए। तो एसए 250 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 2 टॉपिक पे लिखना होता है, 1000 टू 1500 वर्ड्स। तो 2 टॉपिक सेलेक्ट ऐसे होते हैं कि एक पार्ट में 4 में से एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, तो उसमें से आपको ज़्यादातर फिलोसफिकल एरिया से पूछा जाता है। जैसे इस बार टॉपिक था कि नीड एंड ग्रीड विल डिस्ट्रॉय द ब्रीड। तो ऐसे फिलोसफिकल टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा एरिया होता है जिसमें आपका थोड़ा जनरल नॉलेज से रिलेटेड होता है, या फिर थोड़ा मतलब फैक्चुअल टाइप होता है कि आप उसको एक्सप्लेन कर पाएँ। तो टॉपिक उस तरीके से चुने जो आपके खुद के मतलब करीब हो, कि आप खुद को अपना 100% दे पाए, कि आप उसको इंक्लूड कर पाए खुद को उस टॉपिक के साथ। जैसे टॉपिक विमेन इश्यूज है, तो मुझे मुझे लगता है कि आई एम मोर क्लोजर टू दैट। तो मैं उसको, वो जो फीलिंग्स होती है खुद की, वो इससे में अपने आप आ जाती हैं। तो वैसा टॉपिक चुनिए जिसके आप ज़्यादा क्लोज हो। ये मत देखिए कि ये टॉपिक ज़्यादा मार्क्स फैच करेगा, या ये टॉपिक सब नहीं चूज कर रहे होंगे तो मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। उन चीज़ों से मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आप किस टॉपिक में कितना ज़्यादा अपने आप को दे पा रहे हैं, कितना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर पा रहे हैं। तो पहला जब टॉपिक सेलेक्ट आप अच्छे से चूज़ कर लें, तो उस टॉपिक का एक अच्छे से समरी बना लें। समरी जब बनाएंगे तो टॉपिक मतलब पूरा कि आप एक डिफाइन कर दें कि फ्लो में जाए वो समरी ना, कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो ऐसे लिखते वक्त। तो 15-20 मिनट आप एक समरी बनाने में लगाएं कि ये एरियाज मुझे कवर करने हैं, ये एरियाज मतलब इस एस्से में होने चाहिए, ऐसे इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ऐसे कंक्लूजन होना चाहिए। जब आप पहले 15 मिनट डिफाइन कर लेंगे, तो आप जब एस्से एक्चुअल में लिखेंगे तो आपका पूरा फ्लो आराम से आ जाएगा। और ये समरी बनाने को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना समझें, समरी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका आपका, नहीं तो एस्से के लिखते वक्त ये होता है कि कोई पॉइंट जो पहले आना चाहिए था वो बाद में याद आता है। तो बेटर होता है कि आप समरी बना लें। और फिर जब मतलब ऐसे ही सेकंड एस्से लिखें, और टाइम मैनेजमेंट ऐसे कर लें कि 1.5 घंटा दोनों एस्से के लिए हो। और फिर एस्से की प्रिपरेशन पहले कैसे करें। एस्से की प्रिपरेशन करने के लिए जब आप जीएस पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे आपको दिखाई देंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख के कि ये शायद टॉपिक एस्से में पूछा जा सकता है, या नहीं भी पूछा जाए तो उस टॉपिक के ऊपर आप लिख कर देख सकते हैं कि मैं क्या मैं 1000 या 1500 वर्ड्स इस टॉपिक पे लिख सकते हैं। तो उसको आप ट्राई कीजिए। इनिशियली ट्राई आप ऐसे कर सकते हैं कि जो भी कोई एडिटोरियल आपको इम्पोर्टेंट दिखता है, या फिर आपको लगता है कि ये मतलब बहुत रेलेवेंट है सिलेबस से, उस टॉपिक को आप समरी बना के देख लिए अपनी लैंग्वेज में, कि क्या मतलब आप अपने थॉट्स को राइटिंग में फ्लो में ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। तो जब आप राइटिंग में मतलब लिख के देखेंगे, पढ़ने में वो अलग होता है और लिखने में अलग होता है। तो आप पढ़ते पढ़ते तो आपको लगेगा कि आपको सब आता है, लेकिन आप जब लिखने बैठेंगे तो आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि मैं फ्लो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसको करने के लिए शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि आप एडिटोरियल की समरी बना लें, या फिर योजना में कोई आर्टिकल हो तो उसकी समरी बना लें। तो मतलब इस तरीके शुरुआत हो सकती है। फिर उसके बाद टॉपिक्स जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे एसए के, उनको आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं कि क्या आप सही से मतलब खुद को फिर पढ़िए उस एस्से को, कि आप लिख पाए सही से, उसके अराउंड टॉपिक के अराउंड लिख पाए, बहुत ज़्यादा डायमेंशंस कवर कर पाए, एस्से बिल्कुल बिल्कुल सिंपल और ल्यूसिड लैंग्वेज में है कि नहीं है। और अगर आप खुद से नहीं टेस्ट कर पा रहे हैं तो आप मॉक्स भी दे सकते हैं एस्से के। इससे आपको बेटर पता चल पाएगा कि आप मतलब क्या एक्सपेक्टेड है और आप क्या गलत जा रहे हैं। फिर एस्से के बाद आता है आपका जीएस 1। जीएस 1 में मेनली है हिस्ट्री। हिस्ट्री जैसे स्पेक्ट्रम आपने प्री के लिए पढ़ रहे थे जो फैक्चुअल था, अगर आपको ये लगता है कि मतलब बेटर कुछ और मतलब कि एनालिसिस आपको कैसे पता चले, तो आप इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपके पास 12th की एनसीईआरटी है, वो काफ़ी है। फिर उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री मतलब इंडिया की जो इंडिपेंडेंस के बाद की हिस्ट्री है, वो भी आपकी विपिन चंद्रा की बुक है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये 3-4 बुक्स हैं जो हिस्ट्री की, आप 1-2 बार अगर पढ़ लें तो आप या तो उसमें से नोट्स बना लें, या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने माइंड में रख लें कि आपको क्या क्या मतलब पूछा जा सकता है, उसके हिसाब से मतलब बार बार रिवाइज करते रहें, क्योंकि इतनी मोटी बुक दोबारा नहीं पढ़ जाएगी। तो बेटर होगा कि आप नोट्स बना लें, फिर या फिर टॉपिक उसी में अंडरलाइन कर लें।
फिर नेक्स्ट होता है कि उसमें आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है या फिर एंशियंट हिस्ट्री पूछी जाए, तो वो वही है कि आपके पास जो एंशियंट हिस्ट्री की बुक अभी मैंने आपको बताई थी 12th की जो पुरानी, वो पढ़ सकते हैं। और आर्ट एंड कल्चर के लिए CCRT के ही वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा। फिर आता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी NCERT है, साथ में आप GC लियोंग पढ़ सकते हैं। उसके अलावा NCERT ज्योग्राफी में और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बेसिक सारी की सारी चीज़ें NCERT में ही मिल जाएंगी, इंडिया के रिलेटेड भी और वर्ल्ड से रिलेटेड भी। तो उन्हीं को बार बार, अगर आप उन्हीं टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर आता है सोसाइटी। सोसाइटी से मेनली जो आता है वो आता है आपका करंट से रिलेटेड, विमेन इश्यूज हुए, चिल्ड्रन इश्यूज हुए, ओल्ड एज इश्यूज हुए। तो ये बहुत ही कॉमन टॉपिक होते हैं, इनमें आपको आपके डायमेंशंस ज़्यादा इंक्रीज करने हैं। उनको इंक्रीज करने के लिए आपको करंट इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये इश्यूज आपको ऐसे एज सच डायरेक्टली किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे। तो आप जैसे योजना पढ़ रहे हैं, उसमें आपका विमेन से इशू रिलेटेड इश्यूज आपको पक्के से मिल जाएगा। कोई भी इशू मतलब एक साल में एक बार टॉपिक आ जाता है। फिर चिल्ड्रन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ये सब टॉपिक आपको आराम से योजना में मिल जाएंगे और करंट से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो जब आप इनको पढ़ रहे हैं तो ये सिलेबस ध्यान में रखिए कि आपको ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाएगा, तो इनको मतलब उसके हिसाब से ही तैयारी कीजिए। फिर GS2 में आपका आता है पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल अफेयर्स। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बेसिक आपको लक्ष्मीकांत से ही पढ़ना है। उसके बाद पूरा गवर्नेंस इश्यूज जो है ये आपको करंट से ही रिलेट करने पड़ेंगे। सब कुछ जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म चल रहे हैं, जैसे कुछ कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे पंची कमीशन की रिपोर्ट है, वो आप देख सकते हैं, तो आपको सेंटर स्टेट रिलेशन पता चलेगा। फिर आप जब मतलब ये जो टॉपिक्स हैं, जैसे गवर्नेंस के इश्यूज की, गवर्नेंस में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनमें क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, ये सारे इश्यूज आपको योजना में मिलेंगे। फिर जो भी आप न्यूज़पेपर है उसका क्रिटिसिज्म आपको वहाँ से मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता है कोई कोई मतलब जैसे बिल पास हो रहा है नया, वो बिल नया पास हो रहा है तो आपको PRS की एक वेबसाइट है, वहाँ से जो भी नए बिल पास हो रहे हैं या फिर जो एक्ट बन रहे हैं आपको वहाँ से सारा का सारा डेटा मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल अफेयर्स को आप डेली का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो टॉपिक आप देखिए जो सिलेबस में लिखा हुआ है कि जो चीज़ें इंडियंस को अफेक्ट कर रही हैं केवल वही टॉपिक पढ़ें। और एक वेबसाइट है जैसे आपको IDSA, तो उसमें आपको डिफेंस से रिलेटेड और इंटरनेशनल अफेयर्स दोनों से रिलेटेड टॉपिक्स आराम से एक जगह मिल जाएंगे। साथ में जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ईयरली बुक आती है, तो अगर आप उसका केवल मतलब वो देखेंगे कि क्या क्या इसमें कंटेंट है, कि क्या क्या ईयरली हुआ, तो आपको कंटेंट से ही पता चल जाएगा कि किस कंट्री के साथ क्या हुआ इस साल में। तो एक बार अगर आप मिनिस्ट्री की वो ईयरली बुक देख लेंगे तो आपका एरिया डिफाइंड हो जाएगा कि मिनिस्ट्री ने कहाँ कहाँ काम किया और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। तो केवल आप अगर कर्सरी रीड भी कर लेंगे तो वो सही रहेगा। ऐसे ही GS2 का मतलब इसी तरीके से प्रिपेयर करें पूरा बेसिक और करंट अफेयर्स के साथ। GS3 मोस्टली जो है आपका करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होता है। इकोनॉमिक्स जो होता है पूरा पूरा करंट अफेयर्स से ही आता है, मतलब न्यूज़पेपर से। साथ में आपका जो आपके गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे हुआ, आपका बजट हुआ, तो इन्हें अच्छे से पढ़ें। इकोनॉमिक सर्वे की अगर आप सोचें कि आपको समरी पढ़ लेंगे तो मेरे हिसाब से वो गलत रहेगा। आप बेटर होगा कि आप इकोनॉमिक सर्वे एक बार तो पढ़ लें कि क्या क्या नए टॉपिक इंट्रोड्यूस हुए हैं और क्या क्या गवर्नमेंट किस सेक्टर में गवर्नमेंट काम करना चाह रही है और किस सेक्टर में काम नहीं हो रहा है। तो अगर आप लास्ट 2-3 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको इकोनॉमिक सर्वे या फिर बजट से ही मिलेगा। तो बेटर होगा आप अगर करंट अफेयर्स के साथ इन चीज़ों को भी पढ़ें और इनको फिर आप न्यूज़पेपर से देख सकते हैं कि कैसे मतलब कैसे क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज किया है। फिर आता है उसमें आपका साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक जो है उसमें बेसिकली सिर्फ जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो आती हैं। तो आप अगर इसरो की वेबसाइट देखेंगे तो आपको वहाँ से रिसेंट डेवलपमेंट मिलेंगी कि मतलब हमारी अभी साइंस की फील्ड में क्या नया डेवलप हुआ। और फिर नया जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है उसकी अगर आप ईयरली देखेंगे बुक तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा थोड़ा बहुत कि कहाँ से हुआ। इंडिया ईयर बुक है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि साइंस एंड टेक में क्या डेवलपमेंट हुई है। तो ये बेसिकली मेनली जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, उसको आप मतलब वेबसाइट से देखें और न्यूज़पेपर से पढ़ेंगे तो आपको बेटर रहेगा। इसका कोई भी बेसिक कोई बुक नहीं है जो मतलब ऐसे, और बेसिक क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है कुछ स्टैंडर्ड। फिर आपका डिफेंस से रिलेटेड और सिक्योरिटी से रिलेटेड अभी मैंने आपको एक वेबसाइट बताई IDSA पे जो भी है डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती हैं।
फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी आपको बता मतलब पूरा एरियाज आपको जो आपकी उनकी ईयरली बुक है उसमें बता देते हैं कि कितना कौन कौन से जैसे सिक्योरिटी इश्यूज, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या क्या और होना चाहिए था। थोड़ी मतलब कोई रिपोर्ट आती है कि क्या मतलब क्या क्या और गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो इन रिपोर्ट्स को अगर आप कर्सरी रीड एक बार करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। और बहुत ही डिफाइंड होता है कि सिक्योरिटी में कि जम्मू कश्मीर में इश्यूज हैं, नॉर्थ ईस्ट में इश्यूज हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में इश्यूज हैं। तो उसका आप पहले देखें कि आप क्या प्रॉब्लम है और फिर क्या इम्प्रूव हो सकता है। तो बहुत ही डिफाइंड एरिया है, उसमें आपको ज़्यादा मतलब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार अपना डिफाइन कर लें कि मुझे मतलब ये प्रॉब्लम्स हैं और ऐसे सुधारा जा सकता है। फिर आता है मतलब बॉर्डर इश्यूज। तो बॉर्डर इश्यूज आपके पूरे मतलब एक डिफाइंड उसमें पता चल जाएगा कि मतलब चाइना से क्या डिस्प्यूट्स हैं, पाकिस्तान से क्या डिस्प्यूट्स हैं और इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो ये भी आपको MHA की साइट जो वो ईयरली बुक आती है उस पर पता चलेंगे। साथ में कोई भी सिक्योरिटी की आप अगर ऑनलाइन गूगल करेंगे तो आपको इश्यूज मिल जाएंगे कि गवर्नमेंट मतलब दो कंट्रीज के बीच में क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं। और IDSC की जो आपको वेबसाइट बताइए उस पर भी आपको सब मिल जाएगा। तो पेपर 3 में और आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट भी जो आपने बेसिक पढ़ी थी बुक्स प्रीलिम्स के लिए, उसके साथ साथ आप जो जैसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो हो रहे हैं अभी इन्वायरमेंट में, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की आपको मैंने वेबसाइट बताई कि वहाँ से आपको पता चल जाएगा क्या क्या नए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं या फिर क्या क्या नए नए मतलब चीज़ें हो रही हैं आपको इन्वायरमेंट में इम्प्रूव करने के लिए, तो वो आपको पता चल जाएंगी वहाँ से। साथ में इंडिया ईयर बुक में भी आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज पता चल जाएंगे। फिर होता है GS4 की प्रिपरेशन के लिए। GS4 का प्रिपरेशन के लिए कोई भी डिफाइंड बुक नहीं है, ये मतलब ओपन एंडेड थोड़ा सिलेबस है कि वो आपकी पर्सनैलिटी चेक करना चाह रहे हैं कि आप कुछ चीज़ों पे कैसे बिहेव करेंगे। तो उसको आपको करने के लिए ज़रूरी मतलब मेरे हिसाब से था जो मैंने किया कि मैंने हर एक टॉपिक को गूगल कर लिया, या तो किसी बुक में मतलब या तो गूगल बुक में वो मिलेगा मुझे, या फिर वो कहीं पे भी टॉपिक जो है आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो उसको टॉपिक को पढ़िए, उसका मतलब और उसको फिलोसोफर्स ने उसके बारे में क्या कहा है, जैसे कि मतलब आपकी क्या क्या मतलब जैसे जो जो एडमिनिस्ट्रेटर से आपको चाहिए कि आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप कैसे होने चाहिए। तो उसमें आपको सिलेबस में पूरा डिफाइन है कि आपको ऑनेस्टी रखनी है, आपको इम्पार्शियलिटी रखनी है, आपको फेयर होना है, ट्रांसपेरेंट होना है। तो ये चीज़ें आपके अपने थॉट प्रोसेस में आनी चाहिए। जब आप आंसर लिखें कुछ भी तो आपके ये चीज़ें मतलब बिल्कुल फ्लो में होनी चाहिए कि ये इनसे आप डाइवर्ट ना हो। जो बेसिक क्वालिटीज़ किसी भी सिविल सर्वेंट की चाहिए उन क्वालिटीज़ से आप डाइवर्ट ना हो। और इनको मतलब इनको अगर आप अपने आंसर्स में रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही जनरल आते हैं। आपको आप इंडिविजुअली कैसा सोचते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने किसी भी फिलोसोफर को कोट नहीं किया था, जस्ट पढ़ा था कुछ कुछ फिलोसोफर्स को कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है और मेरा खुद का थॉट प्रोसेस क्या है। तो मेरे हिसाब से मैंने आंसर्स उस तरीके से अटेम्प्ट किए कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ। और दूसरा पार्ट होता है इस पेपर में केस स्टडीज़ का। तो केस स्टडीज़ में उस तरीके से मैंने अटेम्प्ट किया था कि अगर रियल लाइफ सिचुएशन ये हुई तो मैं कैसे बिहेव करूंगी। अगर रियल लाइफ में मुझे ये सिचुएशन दी जाए कि जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था कि एक ओल्ड एज वीमेन है और उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि कुछ भी अगर वो गवर्नमेंट की स्कीम के बेनिफिट लेने के लिए, तो क्या आप उसको आउट ऑफ द वे जाके आप उसको बेनिफिट्स देंगे या फिर मना कर देंगे। तो आप उसको रियलाइज कीजिए कि अगर आप मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर वहां पे होते ग्राउंड पे तो आप क्या करते। मतलब आप ह्यूमन भी हैं और आप एक रोबोट नहीं है कि आप पूरा के पूरा एकदम से डिनाई कर देंगे मैं तो नहीं करता। उसका एक दूसरा प्रोसेस ढूंढिए कि उसके डॉक्यूमेंट्स के अलावा और क्या ले सकते हैं, या फिर वो जेन्युइन है कि नहीं है, ग्राउंड पे जाके देखिए। तो एक डॉक्यूमेंट से आप एक गवर्नमेंट का स्कीम को फेलियर नहीं कर सकते हैं ना। तो बेटर होगा मतलब उस तरीके से सोचे कि आप ग्राउंड पे कैसे काम करेंगे, तो आपकी केस स्टडी आराम से सॉल्व हो जाएगी। और उसको बिल्कुल इंडिविजुअल बेसिस पे जैसे आप सोचते हैं मतलब रियल लाइफ में वैसे लिखिए। और साथ में ध्यान में रखिए कि आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपसे क्या सोचा जा रहा है और लॉन्ग टर्म में उस चीज का क्या इफेक्ट हो सकता है। अगर आपने एक लेडी को दे दिया तो बाकी बहुत और भी लोग हो सकते हैं, तो आप उसका सजेशन दे सकते हैं कि आप बाद में प्रॉपर डिफाइन कर देंगे कि इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट भी चल सकते हैं। और अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम उसके लिए एक सिंगल विंडो प्रोवाइड कर दें कि वो वहां से डॉक्यूमेंट बनवा लें। तो इस तरीके से आपने एक लॉन्ग टर्म व्यू भी दे दिया और आपने किसी के लिए इम्पार्शियल भी नहीं हो, एक गवर्नमेंट स्कीम को आपने मतलब एक एप्लीकेशन उसका सक्सेसफुल भी करा दिया। तो
ये सब कैसे आएगा कि आप ये सब पता चलेगा जब आप अपना सिलेबस देख रहे हैं। तो सिलेबस जब आप देखते हैं तो एक एडमिनिस्ट्रेटर्स की क्वालिटीज आपको मिलेंगी उसमें लिखी हुई, जो अभी मैंने आपको बताया कि ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब, तो इन सबको ध्यान में रखिए। दूसरा इसका टॉपिक होता है गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसकी बुक है, एथिक्स एंड गवर्नेंस, ARC की रिपोर्ट आई थी वो इम्पॉर्टेंट, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो उसमें से आप पढ़ सकते हैं। फिर जैसे इश्यूज हैं, करप्शन से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो उसमें एक जनरल व्यू आपको होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। इस बार थोड़ा बहुत थोड़े मतलब जैसे जॉन रॉल्स और फिर गांधी जी के बारे में पूछा गया था, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स की जो थॉट प्रोसेस था आप वो भी पढ़ सकते हैं, जो मैंने, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनको आपके आंसर में रिफ्लेक्ट हो। आंसर में बेटर होगा कि आपकी इंडिविजुअलिटी रिफ्लेक्ट हो। तो ये बात थी आपके सारे सारे पेपर्स की प्रिपरेशन की। अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर प्रिपरेशन कर ली है तो उसको आंसर राइटिंग में कैसे हम कन्वर्ट करें, या फिर आंसर जब मेंस लिखने जा रहे हैं तो आप कैसे आंसर्स लिखें। तो आंसर राइटिंग एक मतलब एक टाइप ऑफ स्किल है, और ये स्किल जब डेवलप होती है, कैसे डेवलप होती है, केवल प्रैक्टिस से। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी आंसर राइटिंग स्किल नहीं डेवलप होगी। आंसर जब आप जितना लिख रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लिखें भी उतना ही। अगर आप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखेंगे तो आपका राइटिंग का ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है रेदर देन जस्ट रीडिंग। रीड करते रहेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपके दिमाग में कितना गया या आपको कितना रिटेन हो रहा है। अगर आप लिखेंगे उसको तो आपको पता है कि आपको ये नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, लास्ट टाइम में आप उसको कई बार रिवाइज भी कर सकते हैं, और आपके साथ साथ में आपका ये भी पता चलेगा कि आप मतलब जो सोच रहे हो आप उसको लिख भी पा रहे हैं सही से, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर है वो आपके नॉलेज को सिर्फ केवल आपके राइटिंग स्किल से टेस्ट कर सकता है, ना कि आप क्या सोचते हैं। तो बेटर होगा कि आप शुरू से ही जब आप प्रिपरेशन करें तो कुछ कुछ लिखना शुरू करें। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि आप शुरू कर सकते हैं एडिटोरियल को समराइज करके, या फिर किसी भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल को समराइज करके, वो आपको एज ए नोट भी आप रख सकते हैं, या फिर जस्ट फॉर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। जब आप ऐसा शुरू से 1 साल तक करते रहेंगे इतना कि आप समराइज करते रहे हैं या फिर आप नोट्स प्रिपेयर करते रहे हैं, तो जब आपका प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने जो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट थे उसमें कोई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की थी, ना मैंने कुछ राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा की थी, इसकी वजह से मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं आई थी। इस बार मैंने टेस्ट सीरीज पे ही बहुत ज़्यादा फोकस किया और मैंने बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस की। मतलब मैंने कम से कम 20-25 क्वेश्चन पहले, मतलब 20-25 पेपर पहले लिख चुकी थी। मैं खुद को एनालाइज कर चुकी थी कि मैं 3 घंटे में लिख पाऊंगी कि नहीं लिख पाऊंगी, और साथ में मेरा आंसर इस तरीके से हो कि इंट्रोडक्शन हो, फिर बीच में बॉडी हो, फिर कंक्लूजन हो। जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप इंट्रोड्यूस उसका बैकग्राउंड देके कर सकते हैं कि आपसे क्या पूछा गया है। फिर बॉडी में डायरेक्ट टू द पॉइंट लिखें, कुछ भी आपको डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब सिर्फ आंसर फिल करने से, आंसर कॉपी फिल करने से नहीं होगा। अगर आप एक आंसर के चक्कर में पढ़ेंगे तो आपका दूसरा आंसर भी छूट जाएगा, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम है। तो टू द पॉइंट लिखें, और फिर जब कंक्लूजन लिख रहे हैं, अगर आपने क्रिटिसाइज किया है तो आप उसको वे फॉरवर्ड भी लिख दें, और फोकस करें कि जो जो वर्ड है, जैसे आपको वर्ड पूछा गया है कि क्रिटिसाइज कीजिए, इवेल्युएट कीजिए, एनालाइज कीजिए, इन वर्ड को भी एक बार ध्यान में रख लें, क्योंकि इन वर्ड से भी मैटर करता है कि आपसे क्या एग्जामिनर पूछना चाह रहा है। कि आपको क्रिटिसाइज करना है तो आपको पॉजिटिव्स भी देने चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ में आप उस वर्ड के अकॉर्डिंग ही आंसर करें। और अगर आप वे फॉरवर्ड और आप अगर थोड़ा उसका पॉजिटिव्स भी, अगर आपने नेगेटिव्स दिए हैं तो नेगेटिव्स दिए तो थोड़े पॉजिटिव्स भी, मतलब उसके ज़्यादातर डायमेंशंस अगर आप कवर करें तो बेटर होगा। जितना ज़्यादा डायमेंशन उससे क्वेश्चन से रिलेटेड हो, कम टाइम में अगर आप कवर कर पाएँ तो बेस्ट हो जाएगा। और ऐसे जैसे मैंने तो स्टार्ट किया था जैसे पैराग्राफ राइटिंग्स में ही, मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कि पैराग्राफ राइटिंग ही हो, साथ में अंडरलाइन कर पाऊँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। और लेकिन जब लास्ट में मेरा थोड़ा टाइम कम रहता है तो लास्ट वाले आंसर्स मोस्टली पॉइंट्स में हो जाते हैं, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अगर आप पॉइंट्स में डायरेक्ट अगर मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, पॉइंट्स में लिखने में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका आंसर का जो मटेरियल है, जो आप लिख रहे हैं, वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, थोड़ा बिल्कुल जनरल नहीं होना चाहिए। थोड़ा तो आपको खुद से मतलब एक एज लेना है दूसरों से, तो उसको थोड़ा अपीलिंग बनाना पड़ेगा, थोड़ा अलग बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से जब आप एस्से की लिखते हैं तो एस्से को भी थोड़ा आपको अपीलिंग करना पड़ेगा। आप इंट्रोडक्शन जब दे रहे हैं तो या तो कुछ चीज़ें कोट कर दीजिए, या फिर उसको ऐसा इंसाइट दीजिए कि किसी रीडर को उसको पढ़ने में अच्छा लगे। जैसे आप कोई एडिटोरियल पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप हर एक एडिटोरियल उतनी ही मतलब मन से पढ़ते हैं, जैसे कि आप कोई अच्छा लगे। अच्छा तब लगता है आपको एडिटोरियल जब वो फ्लो में होता है, जब आप
उसको थोड़ा इंटरेस्ट के साथ लेते हैं, उसका लैंग्वेज थोड़ी ल्यूसिड होती है, थोड़ी सिंपल होती है। तो उस चीज़ को देखिए कि आप उसी फ्लो में लिख रहे हैं और उसी ल्यूसिड लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो एग्जामिनर को भी इंटरेस्ट आएगा कि मैं आगे पढूं। नहीं तो इंटरेस्ट अगर शुरू में खत्म हो जाएगा तो मतलब ऐसे तो वो आगे ना उसका पढ़ने का मन होगा, फिर नंबर भी कम आएंगे। तो स्टार्टिंग से ही उसको थोड़ा इतना अपीलिंग बनाएं। आंसर्स में आप डायग्राम बना सकते हैं कुछ, अगर जैसे ज्योग्राफी में डायग्राम है, मैप्स हैं, ये सब आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो थोड़ा अपीलिंग हो जाएगा। फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि फ्लो चार्ट बनेगी, स्टार्ट किया, अगर आपने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव्स इसके ये हैं, नेगेटिव्स इसके ये हैं। ऐसे फ्लो चार्ट आप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जब आंसर लिखेंगे तो आपको जल्दी से आपको याद आ जाएगा कि हाँ। और एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा पढ़ने में कि इतना डायरेक्टली लिख जाए तो नॉलेज तो पक्का ही होगा। तो ये प्रैक्टिस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने से होगी, ये स्किल आपकी सिर्फ प्रैक्टिस करने से डेवलप होगी। तो जितना ज़्यादा हो सके राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, साथ में आंसर राइटिंग जो टेस्ट सीरीज होती है वो ज्वाइन कर लीजिए, 1 या 2 जितना भी आपको लगे आपके लिए, जितना आपको लगे आपके हिसाब से उतना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। इस तरीके से और फिर आपके जो इंग्लिश है एक और एक हिंदी है, ये मतलब क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, तो ये बेसिक होते हैं बिल्कुल, उसमें ज़्यादा प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी दोनों के लिए, तो मैं ज़्यादा कुछ उसकी स्ट्रेटेजी नहीं बता पाऊंगी। अगर आपको कोई भी वीक लगता है एरिया, अगर आप हिंदी मीडियम से तो आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपका इंग्लिश प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो कुछ कुछ हिंदी का न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहेंगे तो आपका वो प्रिपेयर हो जाएगा, उसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आता है थर्ड स्टेज, आती है आपकी इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए मेन है कि आप करंट अफेयर्स से पूरा उतना ही फोकस करते रहें जैसे आप पहले फोकस कर रहे थे। मेंस के बाद पढ़ाई ना छोड़ें, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन तभी से शुरू कर दें, उसमें करंट अफेयर्स और साथ में जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एक भराया जाता है प्रीलिम्स जब क्लियर हो जाता है, तो उस एरिया के अराउंड जितने भी चीज़ें हैं जो आपकी हॉबीज उसमें भराई जाती हैं, उसका बैकग्राउंड आपका, उन एरियाज़ को आप अच्छे से मतलब पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लें कि मैं उन एरियाज में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर उन एरियाज में से आप मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर मतलब आंसर कर पाए तो बेटर रहेगा। तो मेनली आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के अराउंड एरियाज है, आपका करंट अफेयर्स है। साथ में जब आपका मेंस का रिजल्ट हो जाए, आप क्लियर कर ले, तो इंटरव्यू के लिए आप मॉक इंटरव्यूज भी दे सकते हैं जो काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। उससे आपको खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि क्या आपकी क्या गलती है और क्या इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं। ये तो पढ़ाई मतलब ये तो सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन हुई। जब आप मेन डे पे आपका इंटरव्यू हो उस दिन कॉन्फिडेंस रहे और ये सोच मतलब और जो भी आपने जरूरी नहीं है कि आप सारे आंसर कर पाएं, जितने कर पाएं उतने सही हैं। बस जो भी है आंसर कॉन्फिडेंटली करें। बस इतना ध्यान रखें कि आप डेली का डेली पढ़ाई करें, डेली का करंट अफेयर्स प्रॉपर करते रहें, जो मैंने आपको न्यूज़पेपर और वेबसाइट बताई वो, और स्टैंडर्ड बुक्स आपकी कवर हो जाएं और साथ में आपका रिवीजन चलता रहे, तो आपका डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल टेंशन न लें, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देख लें। अगर आपको ये भी लग रहा है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से आपको पता चल जाएगा कि क्या यूपीएससी आपसे डिमांड करती है। तो आपका जो भी, अगर आपका डायरेक्शन गलत जा रहा है तो आपका सही हो जाएगा। अगर आप जब चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उनको सिर्फ फैक्ट की तरह ना देखें, उनको एनालाइज करें, उनको खुद की लाइफ में मतलब इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। जैसे आपने अगर पॉलिटी में पढ़ा कुछ भी, तो उसको न्यूज़पेपर में जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको रिलेट कीजिए कि हाँ ये सच में हो रहा है, कि ये एग्जिस्ट करता है। ये सिर्फ एक एग्जाम, सिर्फ एक थियोरेटिकल वो नहीं है, ये आपका पूरा एनालिटिकल और सब कुछ मतलब टेस्ट कर रहा है, रीजनिंग टेस्ट कर रहा है। तो रीजनिंग तब डेवलप होती है जब आप चीज़ों को एनालाइज करके पढ़ते हैं, ना कि केवल रट के पढ़ना है। तो वो चीज़ें मतलब ऐसे पढ़िए कि कुछ भी, कोई लिमिट नहीं है पढ़ाई की, सिर्फ मतलब कुछ भी जहाँ से नॉलेज मिले आप गेन कीजिए, लेकिन सोर्सेज अपने लिमिटेड रखिए और उनको बार बार रिवाइज करते रहिए। और अगर कभी भी मतलब मोटिवेशन लो हो और अगर आप ये सोचें कि पूरे आपको 18-19 घंटे पढ़ाई करनी है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको मतलब अगर जितनी भी पढ़ें, अगर आपको 6 घंटे हो रही है, 8 घंटे हो रही है, 10 घंटे हो रही है, जितना भी हो सके उतना घंटे पढ़ाई करें। लेकिन खुद को मतलब जो आपकी हॉबीज़ हैं, कि आप अगर कुछ खेलना है दिन भर में आपको, या फिर कुछ अलग जो आपको इंटरेस्ट करता है वो साथ में वो ना छोड़ें, क्योंकि अगर आपने वो छोड़ दिया तो आपका कंटिन्यूअसली पढ़ाई में ध्यान नहीं रह पाएगा। तो अपनी हॉबीज कंटिन्यूड रखें, लोगों से इंटरेक्ट करते रहें, लोगों आपके जो आसपास जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे भी इंटरेक्ट करते रहें और अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें। तो कोई भी कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है, सब वहीं से आते हैं, सब वहीं उसी कॉलेजेस से उसी सोर्सेज को पढ़ के उतने ही टाइम में पढ़ के आए हैं।
तो अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे और अपना डायरेक्शन और गाइडेंस सही रखेंगे तो कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है। और अगर आपको और ऐसे लेक्चर्स सुनने हैं या फिर आपको और स्ट्रेटेजी जाननी है तो आप दिल्ली नॉलेज ट्रैक को और सब्सक्राइब कर सकते हैं और सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच।